Dear students, let us today start common goals of 5 years plans of India. आपको पता है कि ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका है उसका फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Here we are focusing on the goals of the planning. We had been a planned economy. 2014 से प्लानिंग कमीशन का ही एक अल्टरनेटिव आ गया, नीति आयोग, बट प्लानिंग के थ्रू से हम लोग डेवलप कर रहे हैं. तो देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपको क्या समझा रहा है. देखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं. ऑन 15th August 1947, India woke up to a new dawn of freedom. Finally, we were masters of our own destiny after some 200 years of British rule. मतलब 15 अगस्त 1947 को हम लोग जब आज़ाद हो गए तो हम लोग अपने भाग्य के क्या कहते हैं स्वराज्य हमको मिल गया. यहाँ के लोकल लोग इस लोकल देश की सरकार पर, लोकल लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से काम करने लगी. फिर आगे क्या लिख रहा है? द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन आवर ओन हैंड्स. यस, बिल्कुल. अब इस राष्ट्र को कैसे खड़ा करें, किस दिशा में ले जाए, ये हमारे ऊपर आ गया. द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू डिसाइड अमॉन्ग अदर थिंग्स द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सुटेबल फॉर आवर नेशन. उस समय राज सत्ता को ये सोचना था, जिनका राज था, जो सरकार में आए थे, कि दुनिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहे हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, तो किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हम अपने देश को दे मोस्ट सुटेबल फॉर आवर नेशन, जो हमारे देश के लिए सबसे अच्छा हो. अ सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन अ फ्यू. सरकार का सोच ये था कि चूंकि हम लोग हजारों साल की गुलामी के बाद अपने हाथ में शासन पाने जा रहे थे और पीढ़ियों परिवारों ने संघर्ष किया था, समूहों ने संघर्ष किया था देश के को स्वराज्य दिलाने में, तो सबके जीवन में दुखी थी, विषमताएं थी, मुसीबतें का पहाड़ सबके ऊपर टूट पड़ा था. लेकिन एक उमंग था कि चलो हम अपने देश में अपनों के द्वारा शासन किए जाएंगे. तो सरकार का ये मकसद था कि सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसा सिस्टम लेके चले. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड अमंग देम सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट. हाँ, आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दे, आपके ये सिलेबस से बाहर का चीज़ है. 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में है. एक है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं. इसमें सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट हाउसेस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. गवर्नमेंट किसी भी फर्म के, किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के ओनर नहीं होते हैं. एक्सेप्शन के तौर पर हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी 90% से अधिक जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होते हैं, फर्म्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, सप्लाइंग यूनिट्स होते हैं, वो सब इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ओनरशिप में होता है. ऐसे सिस्टम को मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं. इसमें प्राइस मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं. जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, इन सब देशों में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है. यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखती है, गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड नहीं करती है. मार्केट फोर्सेस में सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन से प्राइस डिसाइड होता है. बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें. सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रोड्यूसिंग यूनिट्स सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पंचायत गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो. सारे के सारे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, गवर्नमेंट इकोनॉमी में गवर्नमेंट उसका ओनर होते हैं और हम सभी इंडिविजुअल्स उसमें एम्प्लॉय के रूप में, लेबरर्स के रूप में काम करके पैसा कमाते हैं. यहाँ पे
जो गवर्नमेंट है वही प्रोड्यूसिंग यूनिट्स भी है, वही लॉ मेकिंग यूनिट्स भी है, वही लॉ इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स भी है, सभी कुछ गवर्नमेंट अपने हाथों में रखती है। और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस पे बिकेगा, मार्केट फोर्सेस के से डिसाइड नहीं होता। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कौन सा चीज़ का प्रोडक्शन कम होगा। ऐसी प्योर इकोनॉमी सोशलिज्म वाले अभी दुनिया में नहीं है। पहले यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, चाइना भी पहले सोशलिज्म के रास्ते पर थी, बट अभी चाइना सोशलिज्म के रास्ते पे नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी तीसरी टाइप की इकोनॉमी है। तीसरी इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों की अच्छाइयों को लेकर के आपको एक तीसरा रास्ता आप पे काम करते हैं कि जहाँ ज़रूरी हो वो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो काफ़ी वाइटल हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो और बहुत ही लार्ज स्केल बिजनेस हो, जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स पैसा इन्वेस्ट करने से छिटक रहे हैं और उनके बस की भी बात नहीं है, ऐसे में उन बिजनेस हाउसेस को गवर्नमेंट ओन करेगी, गवर्नमेंट उनको चलाएगी, तो वो पब्लिक सेक्टर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएंगे। और ऐसे भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होंगे छोटे छोटे जो प्राइवेट यूनिट्स चला सकते हैं, वो उस बिज़नेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस हाउसेस प्राइवेट सेक्टर भी चलाएंगे, यानी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ जिस इकोनॉमी में काम करेगी उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन उस समय हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको सोशलिज्म का अप्रोच ज़्यादा अच्छा लगा। Former Soviet Union, where all the means of production, that is all the factories and farms in the country were owned by the government, there was no private property. जो पुराना सोवियत रूस था उस समय प्योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी में था, वहाँ पे सभी फैक्ट्री, सभी फार्म्स, माने सब खेत खलिहान के मालिक सरकार थी और सब कुछ का मालिक सरकार थी। देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति निजी रूप से प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकता था। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। लेकिन भारत एक प्रजातांत्रिक देश था, भारत जैसे देश में यह संभव नहीं था। It is not possible in a democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizens in the way that it was done in the former Soviet Union। और भारत जैसे देश में जैसा सोवियत यूनियन में होता था कि लोगों को डेमोक्रेसी पे चोट पहुंचा करके ज़बरदस्ती गवर्नमेंट अपने तरीके से सभी चीज़ को ऑन कर ले और चलाए, जैसा कि सोवियत यूनियन में हुआ था, वैसा भारत में संभव नहीं था। सो Nehru and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism। इसीलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस समय के जो बड़े बड़े नेता लोग थे, उन लोगों ने मिल करके एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाला कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के मिला करके, बेसिकली सिंपथाइजिंग विथ द सोशलिस्टिक आउटलुक, जिसमें कि सोशलिस्टिक आउटलुक को ज़्यादा महत्व दिया गया था और कुछ जगह, कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ प्लेस उसमें कैपिटलिज्म की था। दे फाउंड ये मैं आपको समझा दिया, सोशलिज्म कैपिटल उसी को दिया हुआ है। इधर रहा आपका, सॉरी, तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम, हाँ, तो उनका क्या था कि दे थॉट दैट इकोनॉमी विद द प्राइवेट सेक्टर बीइंग इनकरेज्ड टू बी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट, माने गवर्नमेंट प्लानिंग के रास्ते से चलेगी और सोशलिज्म के साथ साथ कैपिटलिज्म यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रमोट करेगी। The Industrial Policy Resolution of 1948 and the Directive Principles of the Indian Constitution referred this outlook। और 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 48 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया था और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस बात को उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दर्शाया गया।
इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप, और 1950 में भारत में, जिस साल हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया हुए, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन, और उसके पहले जो चेयरपर्सन थे वो खुद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैड बिगन, और ये वो समय था जब से पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। The goals of 5-year plans. A plan should have some clearly specified goals. कोई भी प्लान मतलब क्या, योजना। आप बिजनेस स्टडी में भी पढ़ते हैं कि प्लानिंग होता है, तो प्लान क्या है, शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। उसमें लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हम भविष्य में क्या पाना चाहते हैं और उसको पाने का तरीका क्या रहेगा। सिर्फ गोल ही नहीं दिखाना होता है, उसके लिए रिसोर्सेस, उसके लिए मीन्स, उसके लिए जो डिफरेंट वेज हैं उसमें से कौन सा वे हमारे लिए सुटेबल रहेगा, ये सब कुछ उसमें बताना होता है। तो द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ध्यान दीजिए, हमारे 5 ईयर प्लान्स का जो गोल क्या क्या था। पहला था ग्रोथ, फिर था मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना, एंड इक्विटी, और लेकिन समाज में समानता भी लाना है। ऐसा नहीं हो कि एक सेक्शन बहुत रिच हो जाए और एक सेक्शन बहुत गरीब रह जाए। This does not mean that all the plans have given equal importance to all these goals. हाँ, साथ साथ ये भी रखा गया कि हमारा लक्ष्य, अल्टीमेट लक्ष्य तो है कि हम ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी पर काम करेंगे, लेकिन अलग अलग प्लान में इन्हीं बातों पे गुरुत्व नहीं देंगे। हर प्लान में कुछ अलग अलग चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक साथ सभी पर काम करना मुश्किल है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस, क्योंकि सीमित संसाधन थे या हैं, a choice has to be made in each plan about which of the goals is to be given primary importance। मतलब चूंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड थे, लेबरर्स लिमिटेड थे, स्किल्ड पॉपुलेशन लिमिटेड थे, मनी लिमिटेड था, नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड थे, मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड थे, टेक्नोलॉजी का अभाव था। इसीलिए क्या यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस अ चॉइस हैज़ टू बी मेड इन ईच प्लान अबाउट Which of the goals is to be given primary importance? किसको पहले प्राथमिकता दे, किसको बाद में दे। Nevertheless, जो भी हो, the planners have to ensure that as far as possible the policies of the plans do not contradict with our goals, these 4 goals। हाँ सॉरी, मतलब जो भी हो, जैसे अभी हम काम करें, हमारी योजना बनाने वालों के दिमाग में ये बात था कि हम काम धीरे धीरे करें, कभी किसी एक सेक्टर पे ध्यान दें, किसी दूसरे सेक्टर पे ध्यान दें, बारी बारी से काम करेंगे, लेकिन हर प्लान में ये चारों बातों को ध्यान रखना। ये जो 4 अल्टीमेट गोल थे, क्या था 4 अल्टीमेट गोल? अभी हम लोग देखे थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द गोल्स ऑफ प्लानिंग इन सम डिटेल। अब थोड़ा एक करके हर चीज को जानते हैं। ग्रोथ क्या होता है? Growth, it refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country। मतलब ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने आप को इस तरफ से सुखी संपन्न बना ले, अपना टेक्नोलॉजी बढ़ा ले, अपना रिसोर्सेज बढ़ा ले, अपने प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की कैपेसिटी बढ़ा ले, कि हर तरह की गुड्स एंड सर्विसेज धीरे धीरे अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करने लगे। इट इम्प्लाइज आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services। मतलब पहले लाइन में बताया कि it refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country, अपने देश के अंदर ही उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। फिर क्या लिखा? It implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services। पहले तो बोल रहा है कि प्रोडक्टिव कैपिटल किसको कहते हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करे, जैसे बड़े बड़े मशीन लगाना, फैक्ट्री लगाना, तो आपका काम आगे बढ़ेगा। फिर और उस प्रोडक्टिव कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए और सपोर्टिंग सर्विसेज को बढ़ाना, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे एक्सेट्रा सिस्टम को साउंड करना, एजुकेशन सिस्टम। A good indicator of economic growth in the language of
इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, और ग्रोथ का मतलब यही होता है कि साल दर साल देश का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहे, लेकिन वो सतत बढ़ता रहे। अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में उत्पादन बढ़ते जाना चाहिए। जीडीपी क्या होता है हम लोग जानते हैं। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। इसको हो गया, समझ गए। इसको अब नहीं समझाते हैं क्योंकि मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता रहा हूँ। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब ये बता रहा है कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सभी सेक्टर से होने वाले प्रोडक्शन से हमको पता लगता है। The contribution made by each of these sectors makes up the structural composition of the economy। और ये जो सारे सेक्टर्स की तरफ से आउटपुट कंट्रीब्यूट किया जाता है उसी को स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहते हैं। कोई कोई देश है, जैसे यहाँ लिख रहा है कि इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी ग्रोथ, while in some countries like growth in the service sector contributes more। यानी कहीं पे एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कहीं पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, कहीं पे सर्विस सेक्टर का है। हर इकोनॉमी में अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। अभी यहीं तक रखा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं, मॉडर्नाइजेशन से आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।